Assalamualaikum students. Today our topic is defining deduction. The first systematic approach to reasoning was the deductive method. It is attributed to Aristotle and the other Greeks. The categorical syllogism was one model of the thinking that prevails among early philosophers. Syllogistic reasoning establishes a logical relationship among a major premise and a minor premise and a conclusion. A major premise is a self-evident assumption previously established by a metaphysical truth or dogma that concerns a relationship. A minor premise is a particular case related to the major premise in the given the logical relationships, the conclusion is inescapable. डिडक्शन क्या है? अब हमारे पास डिडक्टिव मेथड कहते हैं, ये फर्स्ट सिस्टमेटिक अप्रोच है. इट इज़ एट्रीब्यूटेड, ये किसने एट्रीब्यूट किया? एरिस्टोटल ने और अदर ग्रीक्स ने. वो क्या चाहते थे? दे हैव बेसिकली अप्लाइड दिस अप्रोच फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स. वो बेसिकली डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए इस अप्रोच को यूज़ करते थे, विच इज़ नोन एज द डिडक्टिव अप्रोच और द डिडक्टिव मेथड और डिडक्शन. इन दिस अप्रोच वी यूज साइलोजिज्म. साइलोजिज्म क्या कहते हैं? साइलोजिज्म है हमारे पास एन इंस्टेंस ऑफ अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग इन विच अ कंक्लूजन इज ड्रॉन, जिसमें कंक्लूजन निकाला जाता है फ्रॉम टू गिवन और एज्यूम्ड प्रोपोजिशंस. दो प्रोपोजिशंस होती हैं या दो एजम्पशंस होती हैं, उनको मिला के उनको रिलेट करते हुए हम अपना एक सोल्यूशन निकालते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल दें कि ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, के तमाम मैमल्स जो हैं वो एनिमल्स हैं. ठीक है, ऑल, फिर ये हो गई हमारी प्रोपोजिशन नंबर 1. सेकेंड प्रोपोजिशन कहती है ऑल एलिफेंट्स आर मैमल्स, के तमाम एलिफेंट्स मैमल्स हैं. सो दिस इम्प्लाइज दैट, ये हमारी दो प्रोपोजिशंस हो गई, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स एंड ऑल एलिफेंट्स आर मैमल्स. सो दिस इम्प्लाइज दैट हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे अपना? देयरफॉर ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स, के तमाम एलिफेंट्स एनिमल्स हैं. प्रोपोजिशन नंबर 1 क्या थी? ऑल मैमल्स आर एनिमल्स. सेकेंड प्रोपोजिशन ऑल एलिफेंट्स आर मैमल्स. सो दिस इम्प्लाइज दैट ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स. इस पैटर्न को कहते हैं साइलोजिज्म, के मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करना फ्रॉम द टू गिवन एजम्पशंस और प्रोपोजिशंस. Okay, there are two premises, major and minor premise. Major premise क्या है? इज अ सेल्फ एविडेंट assumption है. सेल्फ एविडेंट assumption मतलब मेजर है. जैसे हमने अभी एग्जांपल की, हमारी प्रपोजिशन नंबर 1 क्या थी? ऑल मैमल्स आर एनिमल्स. तो ये हमारी मेजर प्रेमिस है कि तमाम मैमल्स एनिमल्स हैं. सेकेंड वन इज़ द माइनर प्रेमिस. माइनर प्रेमिस इन अ पर्टिकुलर केस रिलेटेड टू द मेजर प्रेमिस, जो मेजर प्रेमिस से रिलेट करती है, विच इज़ सेकेंड, दैट इज़ ऑल एलिफेंट्स आर मैमल्स. तो उन दोनों को मिलाते हुए हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, विच इज़ ऑल एलिफेंट्स आर मैमल्स. सिमिलरली एक एग्जाम्पल दी हुई है, टिपिकल एरिस्टोटलियन कैटेगोरिकल साइलोजिज्म इज एन अंडर मेजर प्रेमिस के दिए हुए है ऑल मैन आर मॉर्टल, तमाम इंसान फ़नी हैं, तमाम आदमी फ़नी है. माइनर प्रेमिस मंजूर इज़ अ मैन. ओके, देन कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा यहाँ से? मंजूर इज़ अ मॉर्टल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट द डिडक्शन, deductive reasoning, and inductive reasoning is that the goal of both is to draw an inference about the chance that some statement is true. It is a way to accept a claim. कहता है इंडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रीजनिंग में क्या चीज़ है? हम गोल ऑफ बोथ इज़ ड्रॉ एन इन्फ्रेंस अबाउट अ चांस, किसी भी चांस के बारे में इन्फ्रेंस देते हैं. इन्फ्रेंस मतलब अखज़ करना, कोई भी रिजल्ट डिड्यूस करना. दैट सम स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ट्रू है. इट इज़ अ वे टू एक्सेप्ट अ क्लेम, फिर आप उस क्लेम को एक्सेप्ट कर सकते हैं. द डिडक्टिव मेथड मीन्स मूविंग फ्रॉम द जनरल अजम्पशंस टू द स्पेसिफिक अजम्पशंस. डिडक्टिव मेथड का मतलब है जनरल अजम्पशन से स्पेसिफिक एप्लीकेशन की तरफ मूव कर जाना. मैं सिंपल मैथमेटिकल में देखें इसकी, तो हम कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक जनरल फार्मूला अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जनरल फार्मूला अप्लाई करते हैं फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम. सो इट प्रोड्यूस फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक. तो ये जनरल टू स्पेसिफिक प्रोड्यूस करता है. इट यूजेस रूल्स और जनरल प्रिंसिपल्स टू फाइंड जनरल सॉल्यूशंस टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशंस टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं या इसके प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है.
सच रूल्स और द प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड लॉजिकली यूज़ करते हैं. इन शॉर्ट वी मूव फ्रॉम अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट सम क्लास और कैटेगरी टू अ कंक्लूजन बाय अप्लाइंग दैट स्टेटमेंट इन अ पर्टिकुलर केस. कि हम एक किसी भी जनरल स्टेटमेंट से मूव करते हैं किसी क्लास के बारे में या किसी कैटेगरी के बारे में, हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उसी स्टेटमेंट को किसी पर्टिकुलर केस पे अप्लाई करते हुए हम एक अपने कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं. डिडक्शन इज आल्सो नोन एज द रूल एग मेथड. Deduction deals with what is known on the basic principles of involved. For example, in Fibonacci math, the sequence 1 2 3 5 8 up to so on is followed by 13. अब एक सीक्वेंस दे दिया उसने, कहता है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर क्या होगा 1 2 3 5 8. हमारे पास 5 नंबर्स या 5 डिजिट्स दे दिए गए हैं एक सीक्वेंस में. कहता है व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिजिट. ठीक है कि नेक्स्ट डिजिट क्या होगा. तो अब हम अपनी इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज़ करते हुए या अपना माइंड यूज़ करते हुए हम देखेंगे ये सीक्वेंस किस टाइप की सीक्वेंस बन रही है, क्या रिलेशन है इनमें आपस में नंबर्स में. तो हम देखें तो देखो फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करें तो थर्ड 1 नंबर बन रहा है. 1 + 2 आंसर विल बी 3. देन 2 + 3 आंसर विल बी 5. देन 3 + 5 आंसर विल बी 8. सिमिलरली 5 + 8 आंसर विल बी 13. सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 13. तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13. This is known because the rule is that the two numbers prior to the number add up to generate a new numbers. दो नंबर्स को ऐड करें अगला नंबर जनरेट करने के लिए. Hence it can be deduced that the new number is in the sequence is 13. जो न्यू नंबर आएगा सीक्वेंस में वो हमारे पास क्या हो जाएगा 13. देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद डिडक्शन दैट इज़ वाई इट इज़ इनफ्रिक्वेंटली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं डिडक्शन के साथ, इसीलिए इट कैन नॉट बी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. इसलिए हम इसको अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं करते. That is why it is infrequently used in everyday life. It is not fruitful in arriving at the new truth. The acceptance of incomplete or the false major premise was that based on the old dogmas or the unreliable authority could only lead to error. Expectations also make deductions suspicious and invalid. के exceptions also make deductions suspicious. अब जैसे हमारे पास ऊपर एक एग्जांपल दी गई थी, जो भी हमारे पास सीक्वेंस गिवन थी 1 2 3 5 8 अप टू सो, हम खुद से एज्यूम करना चाहते थे, हम एज्यूम कर सकते थे दैट द नेक्स्ट नंबर विल बी 9, दैट द नेक्स्ट नंबर विल बी 10 और 12 और 13 अप टू सो, कोई भी नंबर हो सकता था. ठीक है, तो वो क्या है हमारी सस्पिशियस या इनवैलिड बातें थी. ठीक है, हमारे पास कोई लॉजिकल बात नहीं थी. विदाउट एनी लॉजिक हम एज्यूम कर रहे थे कि रिज़ल्ट हमारा ये होगा. तो हमने एक लॉजिक देखी कि उस सीक्वेंस में लॉजिक क्या थी, वो लॉजिक अप्लाई करते हुए हमारे पास आंसर निकला था विच इज़ 13. तो हमने एक जनरल फॉर्मूला अप्लाई किया था ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. So that's why deduction moves from the general to specific. Okay, semantic difficulties often results from shifting definitions of the terms involved. Deduction is more the field of the philosophical analysis or the argumentation of the points of law. Deductive arguments can be categorical, conditional or linear. Syllogisms are the examples of the categorical deduction in which there are the two premises and a conclusion. Syllogisms में क्या होते हैं, दो premises होती हैं और एक conclusion होती है, that is the major premise and the minor premise. The conclusion is the result of the premises. जो कंक्लूजन है वो उन दो प्रेमिसेस का रिजल्ट होता है. सैलोजिज्म्स आर कॉमनली रिटन एज ऑल एज आर बीज. दैट्स मीन जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं ए इज़ इक्वल्स टू बी. ठीक है, ए बी के इक्वल है, और कहते हैं बी इक्वल्स टू सी, ए बी के इक्वल, बी सी के. दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल्स टू सी. तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ऑल एज आर बीज, तमाम ए बी हैं और तमाम बी जो हैं वो सी हैं. तो ए बी है, बी सी है, दैट्स मीन तीनों तो आपस में इक्वल हैं. तो क्या सारे के सारे ए सी नहीं होंगे? यस, सारे के सारे एज सीज हो जाएंगे. तो ये था हमारा डिडक्शन और द डिफाइनिंग डिडक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास इंडक्शन और डिफाइनिंग इंडक्शन. द मेथड ऑफ द इंडक्टिव रीजनिंग वॉज प्रपोज बाय द बेकन. बेकन ने प्रपोज किया था. दिस मेथड इज़ न्यू टू द फील्ड ऑफ द लॉजिक. ये मेथड न्यू है फील्ड ऑफ लॉजिक में. द साइंटिस्ट यूज दिस मेथड वाइडली. साइंटिस्ट ने ये मेथड वाइडली यूज़ किया था, बहुत वसी तौर पर जाके यूज़ किया था. दिस मेथड वॉज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द फॉल्स प्रेमिसेस, बाय द इनएडिक्वेट एंड एम्बिगुइटी ऑफ वर्बल साइलोजिज्म और बाय द एब्सेंस ऑफ द सपोर्टिंग एविडेंस. ओके, इनएडिक्वेट कहते हैं नाकाफ़ी को, इनसफिशेंट. ठीक है, दिस मेथड वॉज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द फॉल्स प्रीमिसेस. फॉल्स प्रीमिसेस से एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इनसफिशेंट चीज़ों से नहीं हो सकता. एंड अब हम ये मतलब पजल या डबल टॉक
से नहीं हो सकता। इंडक्टिव रीजनिंग इंड्यूसेस जनरल रूल्स और द प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक एग्जाम्पल। डिडक्शन में क्या था हमारे पास, हम मूव करते थे फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्शन में क्या है, हम मूव करते हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल। अब यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे पास, इंड्यूसेस, हम इंड्यूस करते हैं जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स फ्रॉम, कहाँ से, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसी से हम इंड्यूस कर लेते हैं, कोई ना कोई जनरल रूल बना लेते हैं कि ठीक है ये रूल फर्स्ट एग्जाम्पल पे एक्ट करता है, सेकंड पे एक्ट करता है, दिस इम्प्लाइज दैट ये सारे एग्जाम्पल्स पे एक्ट करेगा। इन दिस वे द जनरल प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द एग्जाम्पल्स एंड देयर डिटेल्स। Therefore, induction involves going from the specific case to the general conclusion. Therefore, the induction involves going from the specific case to the general conclusion. It is a pattern of reasoning that moves from the evidence about the certain members of the class or the category to a conclusion about other all members of the class or the category. कहता है इस तरह से हम जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे बेस करते हैं किसी भी नॉलेज या एग्जांपल्स पे विद देयर डिटेल्स एंड देयर डिटेल्स उनकी डिटेल्स पे। इंडक्शन जो है वो इन्वॉल्व है फ्रॉम द स्पेसिफिक केस टू द जनरल कंक्लूजन पे। स्पेसिफिक केसेस होते हैं, उससे हम एक जनरल कंक्लूजन इंड्यूस कर लेते हैं। इट इज़ अ पैटर्न ऑफ रीजनिंग दैट मूव्स फ्रॉम द एविडेंस अबाउट सर्टन मेंबर्स ऑफ द क्लास और द कैटेगरी। कुछ सर्टन मेंबर्स हैं किसी एक क्लास या कैटेगरी के, उनसे हम एविडेंस लेते हैं टू अ कंक्लूजन। उसी एविडेंस को देखते हुए हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ठीक है एक मेंबर पे ये हुआ, दूसरे मेंबर के साथ ये हुआ, तो दिस इम्प्लाइज दैट तमाम मेंबर्स के साथ यही हुआ उसी क्लास या उसी कैटेगरी के मेंबर्स के साथ। इन दिस वे द इंडक्शन इज द एबिलिटी टू टेक व्हाट इज़ नॉन एंड द प्रिडिक्ट व्हाट इज़ अननोन। इंडक्शन क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है हमारे पास व्हाट इज़ नॉन कि क्या चीज़ हमें नॉन है, और प्रिडिक्ट हम कर लेते हैं व्हाट इज़ अननोन, जो कि अननोन है हमें पता ही नहीं, हम खुद से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। इंडक्शन इज आल्सो नोन एज द एग रूल मेथड। इंडक्शन को एग रूल मेथड भी कहते हैं। आफ्टर स्टडिंग द पैटर्न्स इन्वॉल्वड इन अर्थक्वेक्स एंड द मेजर अर्थक्वेक्स दैट हैव अकर्ड सो फार, स्टूडेंट्स माइट इन्फर व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक इन कश्मीर माइट टेक प्लेस। पोस्ट द A study of a large number of the auto accidents reveals that in most of these automobile accidents, the drivers were males who were under 19 years of age. Using inductive reasoning, one might conclude that young males are less safe drivers than young female drivers. ठीक है, ये एक हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग है। दिस कहता है इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हुए हमने वन माइट कंक्लूड दैट, हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि जो यंग मेल्स हैं आर लेस सेफ ड्राइवर्स, कि वो लेस सेफ ड्राइवर्स हैं दैट यंग फीमेल ड्राइवर्स। दिस कंक्लूजन बिगिनस विद द स्पेसिफिक्स। स्पेसिफिक्स क्या हैं, ड्राइवर स्पेसिफिक हैं, जेंडर स्पेसिफिक है दैट इज़ मेल और फीमेल, एंड द अक्रेंस द टाइप ऑफ एक्सीडेंट, कि किस टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं वो अक्रेंस है हमारी। द कंक्लूजन ड्रॉन इन द अबव केस इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू। इसमें ट्रू नहीं है कि हमने जो भी केस ऊपर जो भी रिजल्ट निकाला है, जो भी कंक्लूजन निकाला है वो ट्रू होती है। में इन्वॉल्व फैक्टर्स अदर दैन द सेक्स, द एज ऑफ द ड्राइवर एंड द नेचर ऑफ द एक्सीडेंट। इन तीन फैक्टर्स के अलावा और भी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास। इन इंडक्टिव रीजनिंग वी मूव फ्रॉम द स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू अ जनरल कंक्लूजन। द कंक्लूजन मे कंटेन सम इनएक्यूरेसीज बिकॉज ऑल ऑफ द स्पेसिफिक फैक्ट्स मे नॉट बी जनरलाइज टू एवरी केस। कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी हो सकती है हमारे पास, क्योंकि सारे के सारे जो स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं उनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हर केस के लिए, ठीक है। देयरफॉर द इंडक्टिव मेथड अलोन डिड नॉट प्रोवाइड अ कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अकेला इंडक्टिव मेथड कभी भी हमें कंप्लीट सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम नहीं देगा, किसका प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का कभी भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देगा, सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन नहीं देगा, हम उस कंक्लूजन से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। Random collection of individual observations without unifying concept or focus often obscure the investigation. Therefore, it rarely led to a generalization or a theory. The same set of the observations can lead to a different conclusions and may support difference even opposing theories. Separately, both deduction and induction have drawbacks and are insufficient to generate the authentic knowledge. दोनों डिडक्शन और इंडक्शंस के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। कोई भी चीज़ होती है हमारे पास, उसके हमारे पास एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली डिडक्शन एंड इंडक्शन के हमारे पास ड्रॉबैक्स भी हैं एंड आर इनसफिशेंट, और ये इनसफिशेंट हैं ऑथेंटिक नॉलेज जनरेट करने के लिए। ये दोनों चीज़ें हमारे पास इनसफिशेंट है, मतलब ना काफ़ी हैं। द डिडक्टिव मेथड ऑफ द एरिस्टोटल एंड द इंडक्टिव मेथड ऑफ द बेकन। अब डिडक्टिव मेथड एरिस्टोटल का और बेकन का इंडक्टिव मेथड वर फुली इंटीग्रेटेड इन द वर्क ऑफ द चार्ल्स ड्रॉन इन द 19th century. The deductive inductive method is now recognized as scientific method.
पहले डिडक्टिव मेथड अलग था, इंडक्टिव मेथड अलग था, फिर डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड एक साथ दोनों मेथड्स को कंबाइन करके एक मेथड बना दिया गया. इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइंटिफिक मेथड. इन 1938 द अमेरिकन जॉन डेवे proposed a pattern that is helpful in identifying the elements of deductive inductive process, that is the method of science as under. अब कुछ हमारे पास पैटर्न्स हैं, ठीक है, जो अमेरिकन जॉन डीवे ने प्रपोज किया था, एक पैटर्न विच इज़ यूजफुल बाय आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट्स, जो डिडक्टिव इंडक्टिव प्रोसेस के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है. नंबर 1 इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि हम जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको डिफाइन करें कि प्रॉब्लम असल में है क्या. सेकेंड वन इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेट करें हाइपोथेसिस को. अ प्रोबेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एन इंटेलिजेंस गेस, के इंटेलिजेंस गेस पे भी सॉल्यूशन बेस्ड करता है, ठीक है, चांसेस हो सकते हैं इंटेलिजेंस गेस पे. कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, कि डाटा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को डिफाइन करें, प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, क्या मसला हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं, वो सारा डाटा हम कलेक्ट करें, उसको एनालाइज करें. फिर उसी सारे डाटा को देखते हुए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्राइंग कंक्लूजन्स, कि हम कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रा करें. फिर नेक्स्ट वन इज़ द नंबर 5th पॉइंट, दैट द वेरिफिकेशन, रिजेक्शन और द मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस बाय टेस्टिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेज इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, के फिर जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है उसी को हम वेरीफाई करें, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं बाय द हाइपोथेसिस बाय टेस्टिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज को टेस्ट करते हुए इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हम उसको टेस्टिंग कर सकते हैं. इट्स कॉन्सिक्वेंसेज को देखते हुए, मतलब उसके हालात को देखते हुए, कॉन्सिक्वेंसेज को देखते हुए, रिजल्ट्स को देखते हुए, क्या कंक्लूजन से क्या था क्या नहीं. तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स है. नंबर 1 इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग ऑफ अ प्रॉब्लम. नंबर 2 इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. नंबर 3 इज़ द एनालिसिस ऑफ डाटा. नंबर 4 इज़ द ड्राइंग कंक्लूजन एंड नंबर 5th इज़ द वेरिफिकेशन. ओके, होपफुली आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होती. ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफाइनिंग डिडक्शन एंड इंडक्शन. ओके, अल्लाह हाफिज़.